कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए, नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए, विश्व विजेता के बेटों ने पथ जिनके अवरुद्ध दिए। माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली, माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली, हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए, हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए। कि मैं क्या कहने वाली थी और क्या नहीं कहने वाली थी ये पूर्व निर्धारित नहीं था। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रभक्ति की ऐसी कौन सी बात बुरी लगने वाली थी या ऐसा कौन सा सच था। अभी आपने शुरुआत की है और आपने बहुत अच्छी पंक्तियों से शुरुआत की थी, उसमें आपने सत्यवाचक की बात की थी, मतलब जो सच बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा सच था जो मेरी कविताओं से निकल जाता और वो सच लोगों को हज़म नहीं होता, तो मुझे तो ये नहीं पता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस घटना पर कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। किसी भी तरह का टैग लगता है तो मैं उनको बोल दूं मैं सरकारी नहीं, मैं असरकारी कवित्री हूँ। ये वाकई हम दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने ये लाइंस उन्हीं के लिए लिखी और उन्हें सुनाई भी कि भाई तुम कुछ भी कह लेना, नाराज़ मत होना। और उसके बाद मंचों पे लोग बहुत प्रेम करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कौन अच्छा लगता है? इस सवाल को मेरे हाव भाव से ही समझ लीजिए कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अनामिका जैन अंबर, आप सभी के बीच बिहार तक पर, और थोड़ी देर आज आपके बीच अपनी कविताओं के साथ रहने वाली हूँ, तो मुझसे जुड़े रहिए। क्या सुनाऊं सब कथित है, सारी दुनिया ही व्यथित है, आधुनिक दुनिया में यारो सत्य वक्ता ही पतित है। और आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ जो वक्ता, जो कवयित्री मौजूद है, यकीन मानिए इनके शब्द जाल ऐसे हैं कि कहीं सरकार ही बना देती हैं। अनामिका जैन अंबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, तो हम दोनों ही खूबसूरत हैं, हम अच्छे हैं। चलिए, खूबसूरती की बात तो हो गई, लेकिन आप जब शब्द छेड़ती हैं अपने तो कहीं ना कहीं सरकार बन जाती है। यूपी वाली जो घटना, यूपी वाली जो तस्वीर है वो तो साफ नज़र आती है। बिहार में कुछ ऐसा है क्या? देखिए, बिहार को मैं किस तरह से देखती हूँ, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ क्या है बिहार, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अनामिका अंबर बिहार को लेकर के क्या सोचती हैं, बल्कि सब लोग अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी पल्लवित, कितनी समृद्ध धरती है बिहार,
कितने बड़े बड़े लोग नायक हमें इस बिहार ने दिए हैं। ऐसे में बिहार को मैं कैसे देखती हूँ, मैं अपनी 4 पंक्तियों को गुनगुना करके आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए, नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए, विश्व विजेता के बेटों ने पथ जिनके अवरुद्ध दिए, माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली, माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली, हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए, हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए। तो बिहार मेरे लिए यही है और बहुत पूजनीय धरती है, मैथिली की धरती है बिहार। तो मेरा नमन बिहार की पावन धरा को। बिहार की धरती का जिक्र आप कर रही हैं, लेकिन वो इंसिडेंट्स मुझे याद है जब सोनपुर मेले में कवि सम्मेलन होना था और अनामिका जैन अंबर को रोक दिया जाता है। हालांकि सभी कवि एक साथ हो जाते हैं और विरोध में स्वर लगातार गूंजते रहते हैं। वो इंसिडेंट्स को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि एक कवि को रोकना बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं इस घटना को ऐसे देखती हूँ कि देखिए, ये तो तय है कि मैं क्या कहने वाली थी और क्या नहीं कहने वाली थी, ये पूर्व निर्धारित नहीं था। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रभक्ति की ऐसी कौन सी बात बुरी लगने वाली थी या ऐसा कौन सा सच था। अभी आपने शुरुआत की है और आपने बहुत अच्छी पंक्तियों से शुरुआत की थी, उसमें आपने सत्यवाचक की बात की थी, मतलब जो सच बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा सच था जो मेरी कविताओं से निकल जाता और वो सच लोगों को हजम नहीं होता, तो मुझे तो ये नहीं पता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस घटना पर कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी मैं नफ़रत को भी देखूंगी। तो मोहब्बत में जिन कवियों ने मेरा साथ दिया, देश के हर उस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया जो कहीं ना कहीं जिसके दिल में देश धड़कता है, मैं उन सबको भी देखूंगी। और जिन्होंने मुझे रोका, तो मैं यही कहूँगी कि अब इसमें क्या ही कहूँगी। अनामिका जी, आपने तो स्पष्ट कर दिया कि मोहब्बत और नफ़रत दोनों को आप देख लेंगी। सवाल ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप सरकारी कवि हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी वाले मुद्दे को आप उठाती रही हैं। तो ऐसे में क्या जवाब होगा उन लोगों के लिए? पहले मैं आपसे ही एक बात पूछती हूँ कि एक बात बताइए, क्या सरकार का या राजनीति का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है? मैं कवि हूँ, कवि होने के साथ साथ कहते कवि समाज का दर्पण होता है, उसके साथ साथ मैं एक जनता भी हूँ। मैं भी वोट डालती हूँ तो मेरे भी वोट का फ़र्क पड़ता है और मुझे भी ये अधिकार है कि मुझे किसे चुनना है। अब ऐसे में मैं जिसे चुन रही हूँ, यदि मैं ये बता देती हूँ कि मैंने इसे इसलिए चुना है, मुझे इसकी ये नीतियाँ पसंद आई हैं, मुझे इसका ये कार्य पसंद आया है, तो ये कहना तो बेकार ही है कि आप कोई भी टैग लगा देना। रही बात किसी भी तरह का टैग लगता है तो मैं उनको बोल दूं मैं सरकारी नहीं, मैं असरकारी कवित्री हूँ, जिसके असर से आपकी बातों का खंडन हुआ है और जिसके असर से उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही है कि मेरी कविता ने क्या असर किया, जिसका असरकारीपन यहाँ तक गया कि उसका असर सबने देखा। क्या कहने। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है, क्योंकि राजनीति की बात हम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से इतर अनामिका जैन कि अंबर बनने की कहानी क्या है? देखिए, ये तो मेरे उन सभी प्रशंसकों को मैं धन्यवाद करूंगी जिन्होंने कहीं मुझे मेरी क्षमताओं पर विश्वास किया, मेरी कविताओं को प्रेम किया और मुझे इतना मान दिया कि आज उन्होंने मूल्यांकन करके मुझे मूल्यवान किया। तो मेरा ये जो अनामिका से अनामिका अंबर तक का सफ़र है, वो केवल और केवल सबसे पहले जहाँ मैं जिस जगह मैं पैदा हुई, जहाँ मेरा जन्म हुआ,
बुंदेलखंड की धरती और बुंदेलखंड के लोगों का जो प्रेम था, जिसने मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। मैं मंचों तक पहुंची और फिर वहाँ से थोड़ा और आगे मुझे बढ़ाया तो मेरे कवियों ने मुझे बहुत साथ दिया। एक बात मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, जब मैं शुरुआती दौर में कवि सम्मेलन के मंच पे आई थी, आपको सब सुनने वाले हैं और मैं जानती हूँ कि मेरी ये बात सब लोग सुनेंगे, तो मैं सब लड़कियों से, सब कवित्रियों से भी ये बात कहूँगी और मैं मेरी जीवन के इस घटना को भी आपके बीच रखूँगी। जब मैं मंचों पे आई तो एक मंचों पर एक होता है ना कि किसी के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, तो उस तरह के कंट्रोलर्स बहुत सारे लोग थे, इस तरह के कंट्रोल करने वाले काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे। और एक बात प्रचलित थी कि आपको यदि कवि सम्मेलन में कविता करनी है तो कोई व्यक्ति विशेष जो आपसे कवि सम्मेलन में कविता करवा रहा है, आपको कुछ उसके मापदंड हैं जिनको मानते हुए कविता करनी है। जैसे कि मेरा मन है कि मुझे राष्ट्रभक्ति की कविता करनी है और सामने वाला कह रहा है नहीं आज आपको ये नहीं ये वाली बात करनी है, तो उन सब बंधनों को तोड़ करके मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैंने सबसे पहले ये निर्धारित किया कि अनामिका यदि कविता पढ़ेगी तो अनामिका जो चाहेगी वही पढ़ेगी, जो चाहेगी वही लिखेगी, और अनामिका को सिर्फ जनता से मतलब है, जो सामने लोग बैठे हैं, श्रोता जो बैठे हैं उनसे मतलब है, वो क्या सुनना चाहते हैं वो वही सुनाएगी। उसके बाद वो जो सुनाएगी वो श्रोता ज़रूर सुनेंगे, बस। इसके अलावा मंच का कौन होल सोल है, कौन मंचाधीश है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। तो इस बात को मैंने ना सिर्फ खुद मंचों तक लेकर के आई, इस बात को मैंने लोगों तक भी पहुंचाया। तो यही है जिसने मुझे अनामिका से अनामिका अंबर तक पहुंचाया है। अनामिका जी, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो आप श्रृंगार रस, प्रेम रस की कविताएं खूब लिखती हैं, भर भर के लिखती हैं। कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, प्रेम रस से जुड़ी? मेरे दिल के करीब एक कविता बहुत है और वो है रुक्मणी। मुझे रुक्मणी कविता इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है, उसका कारण ये है कि लोगों ने हर विषय पे लिखा। मैं जो भी लिखती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि आज के दौर में सब कुछ लिखा जा चुका है। हम लोग जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं वो बहुत बाद की बात है। हम ऐसा कुछ खास अलग सा नया सा नहीं लिख रहे हैं, जो सब लिखा जा चुका, जो हमारे बड़े कवि, पहुँचे हुए मंझे हुए कवि लिख कर के जा चुके हैं, शायर लिख कर के जा चुके हैं। हम तो बस जो कुछ कर रहे हैं वो छोटी मोटी शायरी है, कविता है, हम इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद भी एक विषय था जो मुझे ऐसे लगता है कि अछूता रह गया। हो सकता है लोगों ने गद्य में उस बात को कहा हो, पर मुझ तक मतलब कोई प्रचलित ऐसी कविता नहीं पहुंची कि मैंने भी सुनी हो। तो रुक्मणी गीत जब मैं लेकर के आई तो इस रुक्मणी गीत ने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की, और मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जो तुमने लिखा है ये सही नहीं है, इसको थोड़ा और मंथन करने की आवश्यकता है, इस गीत को थोड़ा और देखो। उसके बाद भी मैंने उसे पूरा किया और इस गीत को मैंने ज़रूर लोगों तक पहुँचाया है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें रुक्मणी कृष्ण से, अपने पति कृष्ण से, प्रभु श्री कृष्ण से, तीन लोक के नाथ सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण से एक शिकायत करती हैं। मतलब एक पत्नी अपने पति से शिकायत करती है और वो पति स्वयं भगवान है, ईश्वर है, उससे शिकायत करती है। ये मेरे गीत का थीम और यही मेरा सबसे पसंदीदा गीत है। तो वो गीत क्या है? वो 2 लाइनें अगर गुनगुना दे तो। देखिए, वो गीत वैसे 2 लाइन में तो पूरा नहीं होगा, तो आपको पूरा ही सुनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस गीत की भूमिका जो मैं बनाती हूँ, उस गीत की भूमिका कि 4 पंक्तियाँ मैं सुना देती हूँ, एक मुक्तक, और उसके बाद उस गीत की केवल 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। और उसके बाद आप सबसे अनुरोध है कि उस गीत को आपको जहाँ भी मिले वो ज़रूर ढूंढ के सुनिएगा। तो ये है कि मैं तेरे नाम हो जाऊँ, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊँ, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। एक नारी रुक्मणी बनने को क्यों कहती है? उसे लगता है कि उसके प्रेम को जो मकाम मिलेगा वो विवाह में मिल जाएगा, और रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी है। उसके बाद भी जग की उन्हें श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण
तो ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। ना सिर्फ वो ईश्वर हैं बल्कि वो बेटे हुए तो ऐसे बेटे हुए कि जिनके उदाहरण दिए जाते हैं। पिता हुए तो पिता हुए, पुत्र हुए तो पुत्र हुए, मित्र हुए तो मित्र हुए, सखा हुए तो सखा हुए, योद्धा हुए तो योद्धा हुए, ईश्वर हुए तो राजा हुए, पति हुए तो पति हुए। ये जानते हुए केवल 2 पंक्तियां कहती हूँ कि क्या शिकायत करती हैं। साथ हमारा जन्म जन्म का, साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार। प्रभु से कहती हैं साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का संसार। फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है। उन्हें उनसे भी शिकायत नहीं थी, उन्हें सिर्फ जग से शिकायत थी कि प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, मोहन का आधार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। इस गीत को पूरा सुनिएगा। अंत में जब वो श्री कृष्ण से कुछ कहती है, मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी ताकि लोग सुने, तो आप हो सकता है आपके ही चैनल पे उन्हें बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है आपने। लेकिन इससे एक सवाल ज़रूर आता है दिमाग में। सवाल ये है कि जब प्रेम रस की कविताएं आप लिखती हैं तो किसी की तस्वीर सामने ज़रूर आती होगी, वो तस्वीर किसकी है? यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। सच मानिए मुझे नहीं पता लोगों के साथ क्या होता होगा, लेकिन जब मैं प्रेम रस की कविताएं लिखती हूँ तो यकीनन मुझे मेरे आराध्य की याद आती है। और मुझे नहीं पता लोग इस बात को कैसे लेते होंगे, मानते भी होंगे या मेरी भी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये तय है कि हाँ, नो डाउट मेरे पति की भी कई बार बहुत सारी कविताएं जो मेरी आप सुनेंगे, जो मंच पे लोगों को बिल्कुल सटीक होती हैं, वो मेरे और मेरे पति के बीच में जो बातचीत हुई होती है ना, कई बार तो उन्हीं बातों को लेके है। जैसे मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज़ मत होना, ये वाकई हम दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने ये लाइन्स उन्हीं के लिए लिखी और उन्हें सुनाई भी कि भाई तुम कुछ भी कह लेना, नाराज़ मत होना। और उसके बाद मंचों पे लोग बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ही एक बार और हमारी ठनी, तो वहाँ पे मैंने कहा चलो यार तुम्हारे साथ के लिए चलो हम हार जाते हैं, और ये बात कही और कविता हो गई। उसके अलावा जब हम कुछ क्रिएट करने के लिए बैठते हैं तो उस समय मुझे मेरे आराध्य मेरे ईश्वर को मैं सामने रखती हूँ और उनके साथ प्रेम की वो बात करती हूँ। अनामिका जी, अगर करियर की बात की जाए तो मैंने ये भी सुना है कि शुरुआत में जब करियर की तरफ आप बढ़ रही थी तो फैमिली वालों की तरफ से रोका गया था। काफ़ी प्रोटेक्टिव थे वो लोग आपको लेकर कि बाहर जाने को लेकर, तो उस समय कैसे रहा? देखिए, परिवार वालों ने तो कभी इस तरह का कुछ ऐसा नहीं रहा। बस ये कहा जा सकता है क्योंकि मैं जैन फैमिली से आती हूँ, अनामिका जैन, तो एक होता है कि लोगों को ये रहता है, कुछ लोगों को यदि नहीं वो समझ पा रहे हैं कि ये कोई टैलेंट वाली बात है, तो उनको ऐसा लगता है कि यदि आपको इसको व्यवसाय बनाने आप जा रहे हो तो कमी क्या है। और फिर आप इस बात को समझ भी सकते हैं कि एक समय था जब बहुत सारी चीज़ें थीं, लड़कियों के लिए रेस्ट्रिक्टेड थीं बहुत सारी चीज़ें। अब वो बहुत समय में बदलाव भी आया है। तो परिवार ने मेरे परिवार ने हमेशा साथ दिया है। मेरे परिवार ने मुझे कभी भी नहीं रोका, बल्कि मेरी मम्मी तो शुरू में मेरे साथ मंचों पे जाती थी, फिर मेरे पापा भी मेरे साथ मंचों पे गए। और आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, कई बार ये होता है कि आपके मायके वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी शादी हो जाने के बाद ससुराल वालों की तरफ से रेस्ट्रिक्शन होते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है। मेरे तो बल्कि ससुराल वालों को पसंद भी इसीलिए आई थी कि मैं खुद कवित्री हूँ, और उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया है। तो फैमिली ने तो कभी नहीं, हाँ, लेकिन बहुत सारी और बातें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो फैमिली वालों को सिखाने पढ़ाने का भी काम करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों ही परिवार ने मुझ में विश्वास रखा, और अब मेरे श्रोता मुझ में विश्वास रखते हैं। तो मेरे सफ़र में ये चीज़ें मेरे रास्तों को सुगम बनाती गई।
साहित्य से जिसका भी लगाव होता है उसके सोचने का तरीका बहुत बदल जाता है, किसी भी चीज़ को अगर हम उठा के देख लें। ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर बिहार के बारे में आप कुछ सोचती होंगी तो कई ऐसे मुद्दे भी सामने आते होंगे जब आपको लगता होगा कि मेरी कलम नहीं रुकेगी यहाँ पर। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे आप बहुत लिखना चाहती हैं? देखिए, मैं एक बात पे ज़रूर लिखना चाहती हूँ। बिहार अपने आप में बहुत समृद्ध है और मुझे कई बार सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कुछ लोगों को, कुछ बिहार के ही कुछ लोगों को ऐसा यदि कभी महसूस हो कि वो किसी चीज़ में किसी से कम है, तो उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को कभी ना सोचें। कहीं पे कोई कम नहीं है। पहली बात तो हम भारत के वो हिस्से हैं जो बहुत समृद्ध हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं कहती हूँ मैं रामकृष्ण की धरती से आई हूँ, मैं ऐसी धरती से आई हूँ जो उर्वरा धरती है, जहाँ धर्म की बात होती है, जहाँ हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। बिहार कहीं भी किसी भी चीज़ से कम नहीं है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप नालंदा देखिए, आप तक्षशिला देखिए, कैसे कैसे बुद्ध की धरती, महावीर की धरती। बिहार वो धरती है जिसने बड़े बड़े मानक तय किए हैं। ऐसे में मुझे जिस बात पे लिखना होता है वो यही लिखना होता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार इस चीज़ में कम है, उनसे मैं ये कहूँ कि नहीं, बिहार कम नहीं है। आप उसे और समृद्ध बनाने की कोशिश कीजिए। कई बार दिखावा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम वहाँ के लोग बड़े साधारण, सीधे साधे लोग, साधारण से मतलब दिखावा नहीं करने की आदत होती है। लेकिन यदि ज़रूरत पड़े, जैसे कि हम बहुत क्षमाशील व्यक्ति हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, मैं देश की बात कर रही हूँ, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो क्षमा कर देने वाले भारत को भी हथियार उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही जब आपको लगे कि कोई आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप दिखावा वो कीजिए। आप बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या विभूतियाँ, आपके यहाँ से कौन कौन सी विभूतियाँ हुई हैं, किस प्रकार की संस्कृति बिहार की संस्कृति है, ये बताने की आवश्यकता है। मैं इसी पर ही लिखना चाहती हूँ। एक छोटा सा सवाल है आपसे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कौन अच्छा लगता है? इस सवाल को मेरे हाव भाव से ही समझ लीजिए। मैं कहती हूँ कि मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। यदि उनके कोई भी ऐसे काम होते हैं जो देश हित में होते हैं, बिहार हित में होते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो दोनों ही बहुत। और हर व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ खराबियां भी होती हैं, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो अच्छी बातों के लिए दोनों ही अच्छे लगते हैं और ख़राब बातों के लिए ये कहूँगी कि सुधार की आवश्यकता है। अनामिका जी, शब्द जाल आपके काफ़ी लंबे हैं, कई ऐसे आपके प्रशंसक हैं जो आपको सुनना पसंद करते हैं, और आपकी जो भी कविताएं हैं, जो शब्द हैं, वो दूर दूर तक जाते हैं। उसका एक असर भी होता है, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि मैं असरदार हूँ। तो ऐसे में बिहार को लेकर अगर कुछ कहना है, बिहार तक को लेकर, तो क्या मैसेज हो गए? बिहार तक को लेकर के एक बात मैं कहती हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए। आज देश भर में बिहार एक ऐसा नाम हो गया है, पूरे देश में बिहार से लोग अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। आप किसी भी जगह जाइए, केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वो, केवल यही नहीं, आप पूरे के पूरे राज्य, भारत के सभी राज्यों में आप कहीं भी जाइए, आपको बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी क्षेत्र में कार्यरत ज़रूर मिलेगा। और सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रही मैं, भारत के बाहर की भी बात कर रही हूँ। तो जब आप तरक्की करते हैं तो लोग आपसे जलते भी हैं, और जब लोग जलते हैं तो जलने वालों को तो मैं जो कहती हूँ वही मैं आपको भी कहती हूँ। आप लोग भी इस बात को धारिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, रुकिए मत। कहती हूँ कि लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से ऐसे, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं
दिल से जो निकले तो, धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। तो बिहार वालों, भारत वालों, सभी एक बात का ध्यान रखिए, आप जो करते हैं यदि वो सही है तो लोगों को जलने दीजिए, आप सही करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी अनामिका जैन अंबर, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन हर सवालों का जिस तरीके से जवाब दिया, ऐसे में कहना तो लाजमी है कि अरे वाह। और वाकई अनामिका ने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया है कविताओं के माध्यम से, वो खुद में बेमिसाल है। नमस्कार।